आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको समास पढ़ाएंगे। समास का ऐसा आसान नियम बताएंगे जो शायद आपको समास को याद करने में बहुत ही आसानी होगा, और शायद एक बार अगर इस नियम को याद रखेंगे तो समास कभी भूलने का चांस नहीं रहेगा, यानी समास आप कभी भूलेंगे नहीं। कहीं भी किसी भी परीक्षा में समास को आसानी से पहचान पाएंगे। चलिए देखते हैं समास। पहले हम समास की परिभाषा देख लेते हैं जो हमने पहले से लिख चुका हूं। जैसे समास, जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नया शब्द या पद बने तो उसे समास कहते हैं। समास शब्द सम, उपसर्ग और अस प्रत्यय से बना होता है, जिसका अर्थ होता है संचय प्रयास होता। ये समास की परिभाषा है। समास मुख्य रूप से कुल 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन समास को 6 माना जाता है जो हमने आपको लिख दिया है। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। अब हम इन्हें पहचानने के आसान नियम देखते हैं। बस कुछ मुख्य बातें आप याद रखिए जिसे आप 6 समास को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे एक अव्ययी भाव समास में प्रधान क्या होता है? पूर्व पद। पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? प्रधान। पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब प्रथम, प्रथम भी हो सकता है, यानी प्रथम पद भी कह सकते हैं और पहला पद भी कह सकते हैं। पहला पद भी कह सकते हैं। यानी ये बातें याद रखिए कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होगा, यानी पहला शब्द होगा, वही प्रधान रहेगा। बस इतना आपको याद रखना है। अब हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? यदि किसी समास के यानी किसी शब्द में पहले आपको आ दिख जाए, आ दिख जाए, नी दिख जाए, नी दिख जाए, अनु दिख जाए, प्र दिख जाए, प्रत्य दिख जाए, प्रत्य दिख जाए, उप दिख जाए, यथा दिख जाए, यथा दिख जाए, यथा दिख जाए, ये शब्द यदि आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास है। इसका पहचानने का है, बस ये आप अव्यय शब्द याद रखिए। जैसे उदाहरण है आजीवन। आजीवन, आजीवन में देखिए आ गया, इसका मतलब ये क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। जैसे निर्दोष, निर्दोष, निर्दोष में क्या है? नी आ गया, इसका मतलब है अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक, प्रत्येक में यानी प्रय आ गया, इसका मतलब है अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी प्रतिदिन में प्रति आ गया, इसका मतलब है अव्ययी भाव समास है। उपकृष्ण, उपकृष्ण या उपकृष्ण यानी उप आ गया, इसका मतलब है अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी यथा आ गया, ये समझिए कि अव्ययी भाव समास है। बस यही पहचानना है आपको, इस पहचान को याद रखना है। अगर इतनी बातें आपको याद रही तो आप कभी भी अव्ययी भाव समास में पहचानने में या गलती नहीं करेंगे। अब हम दूसरे समास को देखते हैं। दूसरे है यानी बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कोई तीसरा पद प्रधान होता है। पद माने शब्द, यानी इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, यानी पहला और दूसरा दोनों शब्द प्रधान नहीं होते हैं। कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। ये शब्द आप देखेंगे, पढ़ने से पता चलेगा कि दो शब्द मिलने से किसी तीसरे किससे के बारे में बात की जा रही है। जैसे बहुब्रीहि समास का ये कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला और दूसरा पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते। इसमें पहचान क्या है? इसमें पहचानने का नियम है। इसमें सबसे बड़ी मुख्य बात, इसमें अधिक देवताओं के नाम आते हैं। देवताओं से संबंधित होते हैं, संबंधित यानी
ये शब्द जो होते हैं देवताओं से संबंधित होते हैं, या तो महा शब्द आ जाता है, अगर कहीं महा शब्द दिख गया या तो देवताओं से संबंधित कोई शब्द, वो समझ जाइए कि बहुब्रीहि समास है। जैसे उदाहरण में जैसे देखेंगे, नीलकंठ, नीलकंठ, नील और कंठ मिलकर बना है नीलकंठ, जो कि ये नीलकंठ किसे कहते हैं, यानी शिव जी को कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं, लंबा धन उदर, यानी लंबा जिसका उदर यानी पेट हो, उसे लंबोदर कहते हैं, यानी गणेश जी। यानी दशानन, यानी 10 आनन, यानी 10 मुख जिसको उसे कहते हैं दशानन, यानी रावण, वीरा पाड़ी, यानी वीरा हो हाथ में जिसके हो, यानी सरस्वती जी। ये सब क्या है, ये सब बहुब्रीहि समास है। जैसे महात्मा, महान आत्मा हो जिसका हो, यानी महात्मा हो गया। महाशय हो गया, यानी महाशब्द इसमें आ जाए, वो भी बहुब्रीहि समास होते हैं। ये आप बहुब्रीहि समास के लिए याद रखेंगे कि देवताओं से संबंधित कोई भी नाम आ जाए तो वो बहुब्रीहि समास है, और महाशब्द जिसमें लगा हो वो भी बहुब्रीहि समास है। अब हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब क्या, उत्तर मतलब द्वितीय पद, यानी उत्तर का मतलब द्वितीय पद कह सकते हैं, या द्वितीय शब्द कह सकते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, यानी दूसरा पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद यानी द्वितीय या दूसरा पद प्रधान होता है। इसकी पहचानने की सबसे आसान नियम होता है संख्यावाचक। पहला शब्द संख्या दिया रहता है, पहला जो शब्द होता है वो संख्या रहता है। इसी से पहचान रखा कि द्विगु समास है। अभी जैसे उदाहरण देखेंगे, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, नवग्रह, पंचवटी, दशानन, सप्तऋषि, ये सब क्या है, ये सब यानी द्विगु समास है। अब देखेंगे दशानन, यानी दशानन बहुब्रीहि समास में भी है और दशानन इस द्विगु समास में है, तो ये बहुब्रीहि समास भी हो सकता है और द्विगु समास भी हो सकता है। बहुब्रीहि इसलिए होगा क्योंकि ये दशानन किसी तीसरे का, दशानन यानी 10 आनन हो जिसके, यानी 10 मुख हो जिसके, यानी रावण, यानी 10 आनन यानी 10 मुखों का समूह, यानी यही अंतर होता है, इसलिए दोनों में आता है। ये बहुब्रीहि समास भी होता है और द्विगु समास भी होता है। इस तरह से द्विगु और बहुब्रीहि समास में कुछ समानता मिलती है, लेकिन अर्थ वो पता चल जाता है। कहीं भी दिया रहेगा तो या तो आपको द्विगु समास ऑप्शन में दिया रहेगा, ये तो बहुब्रीहि, दोनों एक साथ नहीं दे सकता है, या तो दोनों एक साथ में दिया रहेगा तो वाला ऑप्शन सही होगा। इसलिए दशानन बहुब्रीहि और द्विगु दोनों समास में आता है। अब हम देखते हैं कर्मधार समास देखते हैं। कर्मधार में प्रधान यानी उत्तर पद ही प्रधान होता है, उत्तर पद ही प्रधान होता है। कर्मधार में भी उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें क्या है, इसमें
विशेषण शब्द दिए रहते हैं, विशेषण शब्द विशेषण शब्द दिए रहते हैं। जैसे हो गया सुंदर, सुंदर, महा, महा, नीला, पीला, रक्त यानी लाल। माने इसमें पहला शब्द रहेगा वो विश्लेषण शब्द रहेगा। इसी से पहचान मिलता है। अगर कोई शब्द ऐसा हो कि पहला शब्द रूल का दूसरे शब्द का विशेषता बता रहा है, अनुविश्लेषण कर रहा है, तो समझ जाइए कि ये कर्मधारय समास है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जैसे नीला अश्व यानी नीला घोड़ा, नीला घोड़ा, रक्त वस्त्रम, रक्त वस्त्रम यानी लाल वस्त्र, लाल वस्त्र, सुंदर, सुंदर पुरुष यानी सुंदर पुरुष यानी या सुंदर औरत, ये सुंदर पुरुष, सुंदर ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। पीत, पीत वस्त्रम, पीत वस्त्रम यानी पीत वस्त्र या पीत वस्त्र माने पीला वस्त्र, पीला वस्त्र। महाजन, महाजन, ये जो पहला शब्द क्या है, ये विशेषता बता रहे हैं। ये हमारे लगभग बहुब्रीहि समास में भी आ जाते हैं, लेकिन अर्थ में देखेंगे या तो बहुब्रीहि समास या तो कर्मधारय समास लगभग मिलते जुलते, लेकिन उसमें एक ही देगा। इसलिए आप अर्थ निकाल के जब देखेंगे तो आप होगा कि मतलब ये बहुब्रीहि समास है और ये कर्मधारय समास है। तो ये हमारी कर्मधारय समास हो गए। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में जो होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं, अनुपूर्व और उत्तर यानी पहला और दूसरा दोनों शब्द प्रधान होता है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है कि इसमें जो है समान या तो उल्टे शब्द आते हैं, यानी विलोम शब्द, विलोम, विलोम शब्द या तो समान बड़े शब्द आते हैं। अधिकतर तो इसमें विलोम शब्द आते हैं और इसमें हिंदी में और अर्थ निकालने पे और शब्द आता है। जब इसका अर्थ निकालेंगे तो और शब्द जरूर आएगा, और संस्कृत यदि रहेगा तो चय आएगा। इसी से पहचाने द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान ये विलोम होते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, माता पिता, माता पिता, माता पिता, माता पिता, दिन रात, दिन रात, दिन रात, ये सब जो होते हैं ये द्वंद्व समास होते हैं। ये अर्थ निकाल तो राम और लक्ष्मण, गुरु और शिष्य, माता और पिता, दिन और रात, इस तरह से अर्थ निकालता और शब्द आता है। इसलिए ये हमारा क्या है, द्वंद्व समास। इसमें विलोम शब्द आते हैं, नहीं उल्टा एक दूसरे के, यानी जैसे राम लक्ष्मण छोटे और बड़े भाई हैं, यानी उल्टा हुआ विलोम हुआ। गुरु शिष्य यानी उल्टा हुआ माता पिता, दिन रात, ये सब यानी विलोम शब्द आते हैं। यही द्वंद्व समास का सबसे बड़ा पहचान होता है। अब हम देखते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष में यानी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन इसकी
पहचान, जिसमें से आप लोग को ऐसा लगे कि ना तो कोई अव्यय आ रहा है, ना तो कोई विशेषता बता रहा है, ना तो कोई संख्यावाचक है, ना ही और का शब्द अर्थ निकालने पर और शब्द का अर्थ आ रहा है विलोम शब्द, तो ये समझ जाइए कि ये क्या है, ये तत्पुरुष समास है। इसका कोई अलग से पहचान नहीं है। बस ये उपयुक्त यदि पहचान ना मिले, जब कोई पहचान ना मिले, कोई पहचान कोई पहचान उपयुक्त जो हमने नियम बताया उसमें से अगर आपको कोई भी पहचान नहीं मिल रहा है तो ये समझ जाइए कि तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है जैसे विद्याहीन रणवीर, विद्याहीन रणवीर, गृहगत, ये सब जो होते हैं ये सब यानी तत्पुरुष समास होते हैं। हमने ये देखा कि आप किस तरह से समास को पहचान सकते हैं आसानी से। बस ये समास के मुख्य बातों को याद रखिए जिससे आप लोग समास को आसानी से समझ सकते हैं। हमें ध्यान से रखता है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास में समानता मिलती है, लेकिन इसे आप देखेंगे अर्थ निकालेंगे। अर्थ जैसे नीलकंठ हो गया, नीलकंठ है बहुब्रीहि समास, लेकिन नीलकंठ क्या हो जाए, कर्मधारय समास हो जाए। किस तरह, जैसे नील लह कंठ है, ये सच है, यानी नीला कंठ हो जिसका, शिव जी अगर कहोगे नीलकंठ यानी नीला कंठ तो ये हो जाएगा यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। त्रिनेत्र है जैसे त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र हो जिसके, यानी शिव जी यानी त्रिनेत्र यानी तीन नेत्रों का समूह होगा तो ये द्विगु समास हो जाएगा। यही हम तीनों में थोड़ा समानता होती है, लेकिन आप यदि फर्क करके उसको अर्थ निकाल के समझेंगे तो आपको तीनों में अंतर समानता मिल जाएंगे। यानी बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास लगभग मिलते जुलते हैं। यानी बहुब्रीहि समास, द्विगु समास आ सकते हैं और कर्म और बहुब्रीहि समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास हो सकते हैं, और द्विगु समास और कर्मधारय समास भी मिलते जुलते हैं। तो इन तीनों को आपसे अर्थ निकाल के ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बहुब्रीहि, द्विगु और कर्मधारय समास पहचानना आएगा। एक बार ये आप ध्यान पूर्वक ये मुख्य बातें अगर समास के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा तो कभी भी आपको समास भूलेगा नहीं, कहीं भी आप समास को आसानी से पहचान सकते हैं। बस इसी को याद रखना है। यदि हमारी समास की वीडियो ये आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके इसे अधिक से अधिक देखिए और लाइक करिए और शेयर करिए। हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर जुड़कर अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और अपना प्यार दीजिए, जिससे मैं भविष्य में आप लोगों को अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूं। अभी मेरे पास इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए मैं आप लोग से कुछ क्षमा मांगता हूं। जो गलती होगी उसके लिए क्षमा करिएगा और अपना सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।